1960 में जब पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका के अपोलो मिशन पर जमी थी, ठीक उसी वक्त हमारे पड़ोसी प्लेनेट वीनस पर कुछ बहुत ही खौफनाक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। सोवियत यूनियन यानी रशियंस ने वीनस पर एक सुसाइड मिशन प्लान किया। उन्होंने अरबों डॉलर्स और सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा प्रोब तैयार किया जो तारीख में पहली बार किसी दूसरे प्लेनेट पर लैंड करके उसकी तस्वीरें कैप्चर करेगा। लेकिन वीनस पर रशिया प्रोब्स का सामना एक ऐसे नर्क, ऐसी जानडूम से हुआ जिसने रशियन साइंटिस्ट के होश उड़ा दिए। आज हम रशिया के वीनस पर किए गए उन सुसाइड मिशन के बारे में जानेंगे जिन्होंने वीनस के खौफनाक राज फाश कर दिए। कैसे एक छोटे से कैमरे लेंस के ढक्कन ने रशिया की सालों की मेहनत और अरबों डॉलर्स खाक में मिला दिए। वहाँ आखिर ऐसा क्या था कि आज इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी रशिया वहाँ कभी वापस लौटकर नहीं गया। दोस्तों 1960 और 70s में कोल्ड वॉर अपने उरूज पर थी। अमेरिका और आज के रशिया के दरमियान ये मुकाबला था कि स्पेस का किंग कौन बनेगा। दोनों मुल्कों को दुनिया के सामने कुछ ऐसा करके दिखाना था जिससे उनकी ताकत और काबिलियत का अंदाजा लगाया जा सके। इस रेस में अमेरिका ने अपना पूरा जोर चांद पर लगा दिया। बेशक रशिया अपने प्रोब्स को चांद पर लैंड करा के इस रेस का कुछ हिस्सा ऑलरेडी जीत चुका था, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने दुनिया के सामने ये वादा कर चुके थे कि वो 1970 शुरू होने से पहले इंसान को चांद पर लैंड कराएंगे, जो कि वाकई में एक बहुत ही बड़ा दावा था। जब रशिया ने देखा कि अमेरिका वाकई चांद पर पहुंच सकता है तो उन्होंने अपना टारगेट वीनस को बनाया। उनका मकसद यह साबित करना था कि अगर अमेरिका चांद पर जा सकता है तो रशिया जानू पर भी कदम रख सकता है। अब तक साइंटिस्ट को यह लगता था कि वीनस और अर्थ बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों पड़ोसी हैं, दोनों का साइज भी तकरीबन एक जैसा है और उनका सूरज से फासला भी मिलता जुलता है। पर एक फर्क दूर से ही वजह है, अर्थ के वर्ष वीनस के पूरी तरह बादलों से घिरे हुए हैं और उस वक्त इंसानों को भी ये नहीं पता था कि वीनस के इन घेरे बादलों के अंदर क्या छुपा है। यहाँ तक कि साइंटिस्ट के लिए भी यह एक सीक्रेट बॉक्स था। रशिया को लगा कि चांद को तो टेलीस्कोप से भी देखा जा सकता है, अगर वह दुनिया को वीनस के अंदर का मंजर दिखाएंगे तो शायद यह अमेरिका के चांद पर लैंड करने से भी ज्यादा बड़ा कारनामा होगा। और अगर इन बादलों के अंदर वीनस पर ओशियन, जंगल और एलियन क्रिएचर कैप्चर हो गया तो यह सीधे सीधे रशिया की जीत होगी। और यही सोचते हुए रशिया ने एक दो नहीं बल्कि वीनस पर पूरे 18 मिशन प्लान किए। इस काम के लिए रशिया ने जो प्रोब्स डिजाइन किया था उसका नाम विनेरा रखा गया, जो रशियन लैंग्वेज में वीनस को ही कहा जाता है। उस वक्त साइंटिस्ट को एक चीज कंफर्म थी कि वीनस पर घेरे हुए बादल और उसका सूरज से करीब होने का मतलब है कि वहाँ एटमॉस्फेयर तो मौजूद है, पर ये एटमॉस्फेयर अर्थ के मुकाबले में कितना ज्यादा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। उन्होंने विनेरा को डिजाइन ही ऐसा किया कि वह हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी बर्दाश्त कर सके। उस वक्त स्पेस रेस में रशिया जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे उसे तब तक दुनिया से छुपा कर रखते थे तब तक वह कामयाब न हो जाए, नहीं तो फेल होने की बदनामी का सामना करना पड़ता। 4 फरवरी 1961 को रशिया ने अपना पहला प्रोब वीनस की तरफ भेज दिया, लेकिन वह जमीन के ऑर्बिट से बाहर ही नहीं निकल पाया। अपनी पॉलिसी के तहत उन्होंने दुनिया को इस नाकामी के बारे में बताया ही नहीं, सिर्फ एक हेवी सैटेलाइट लॉन्च का बहाना बना दिया। रशियंस की एक और पॉलिसी थी कि वो एक मिशन के लिए 2 प्रोब्स बनाते थे ताकि अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा मिशन कंप्लीट कर सके। और इस बार उन्होंने 2 प्रोब्स बनाए, विनेरा 1 और विनेरा 2। इसका मकसद वीनस को सिर्फ फ्लाई बाय करना था, यानी उसके पास से गुजर कर कुछ डाटा कलेक्ट करना था। 12 फरवरी 1961 को विनेरा 1 लॉन्च हुआ। यह तारीख का पहला प्रोब था जो किसी दूसरे प्लेनेट की तरफ भेजा गया, पर लॉन्च के सिर्फ 7 दिन बाद इसका राब्ता जमीन से टूट गया। नतीजा यह निकला कि यह खामोश प्रोब वीनस के 1 लाख किलोमीटर दूर से निकला तो जरूर, लेकिन हमें कोई डाटा नहीं भेज सका और यह आज भी सूरज के गिर्द कहीं भटक रहा है। 4 साल बाद 12 नवंबर 1965 को विनेरा 2 भेजा गया, लेकिन इसका हाल भी विनेरा 1 जैसा ही हुआ। जमीन के ऑर्बिट से निकलते ही इसका भी कॉन्टेक्ट खत्म हो गया और यह मिशन भी फेल हो गया। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूं कि 1960 के दशक में भी रशिया ने कई और कोशिशें भी की, लेकिन वो सब भी बुरी तरीके से नाकाम हुई। यहाँ तक कि उनको विनेरा का नाम तक नहीं दिया गया। इन्हें स्पेस रेस की हिस्ट्री में घोस्ट मिशन कहते हैं। अब बारी आई विनेरा 3 और 4 की, और यह साल था 1966 का। इस बार रशिया ने बड़े और पावरफुल प्रोब्स बनाए जिनका वजन 1 टन रखा गया। इसमें न 2 हिस्से होते थे, एक बस जो प्रोब्स के प्लेट को आउटर एटमॉस्फेयर तक ले जाएगा और एक था स्पेयर जो प्लेनेट के अंदर जाएगा। इस स्पेयर में न कई सेंसर्स लगाए गए, प्रेशर सेंसर जिसे बोरोमीटर कहा जाता है, गैस एनालाइजर जो वीनस के माहौल में गैस का पता लगाएगा, थर्मोमीटर, बैटरी और यह सारा डाटा ट्रांसमिट करने के लिए 2 एंटीनास।
विनेरा 3 का मिशन वहाँ का सिर्फ एटमॉस्फेयर चेक करना था। वहाँ सॉफ्ट लैंडिंग का ना तो कोई इरादा था और ना ही इसमें कोई इंतजाम था, यानी यह एक सुसाइड मिशन था। लेकिन अफसोस, जैसे यह वीनस के खौफनाक हवाओं में दाखिल हुआ, इसका सिस्टम भी फेल हो गया और यह पीछे रशियन साइंटिस्ट तक पीछे कोई डाटा नहीं पहुंचा पाया। यह सिर्फ एक क्रैश लैंडिंग थी, पर 1 मार्च 1966 को विनेरा 3 तारीख का वो पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट बन गया जो किसी दूसरे प्लेनेट के सरफेस पर टकराया। खैर, अगले साल अक्टूबर 1967 में विनेरा 4 में रशियन को थोड़ी और बहुत कामयाबी मिली। वह कामयाबी से वीनस की तरफ बढ़ा और इस बार बगैर किसी सिस्टम फेलियर के उसने यह पता लगाया कि यहाँ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। शुरू में रशियन से यह दावा किया कि वीनस का एटमॉस्फेयर अर्थ से 25 टाइम ज्यादा है। उनके बकौल विनेरा 4 सही सलामत वीनस की जमीन पर उतर गया है क्योंकि उसके अंदर एक पैराशूट भी लगाया गया था। पर बाद में मालूम पड़ा कि असल में विनेरा 4 वीनस के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते ही हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर बर्दाश्त न कर सका और किसी सोडा कैन की तरह पिचक गया। खैर, जब रशियंस को यह समझ में आया कि उनके प्रोब्स वीनस की जमीन पर लैंड ही नहीं कर सकते, तो उन्होंने विनेरा 5 और 6 को सिर्फ हवा में मरने के लिए भेज दिया क्योंकि उनका डिजाइन भी विनेरा 4 जैसा ही था। इसमें भी पैराशूट लगे थे और इनके पास वीनस के एटमॉस्फेयर में सिर्फ 50 मिनट का वक्त था और इसी दौरान इनको डेटा भेजना था। ये दोनों प्रोब्स 1969 में लॉन्च किए गए और इसका भी नतीजा वही निकला। लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन मिलने से पहले ही 1 घंटे के अंदर अंदर क्रैश होकर हवा में ही तबाह हो गए। पर रशियंस ने हिम्मत नहीं हारी। अब की बार उन्होंने विनेरा 7 को हद से ज्यादा मजबूत बनाया। यह प्रोब बकाये में एक टैंक जैसा मजबूत था। इतना भारी और सख्त था कि इसका मकसद सिर्फ एक रखा गया, वीनस पर जिंदा बचना। मजबूती के चक्कर में इसमें ज्यादा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी नहीं लगाए गए। पर शायद विनेरा की किस्मत ही खराब थी। लैंडिंग के वक्त एक टेक्निकल मसले की वजह से इसका स्विच बोर्ड ऐसी पोजीशन में फंस गया कि अब यह सिर्फ टेम्परेचर का डाटा ही भेज सकता था। लेकिन रशियन साइंटिस्ट इतने होशियार थे कि उन्होंने सिर्फ टेम्परेचर के डाटा से ये अंदाजा लगा लिया कि वहाँ की जमीन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ से 90 टाइम ज्यादा है, यानी समुद्र में 1 किलोमीटर डीप जितना प्रेशर होता है। एंड उस वक्त विनेरा 7 की लैंडिंग करीब आ पहुंची और एक और मसला आ खड़ा हुआ। इसका पैराशूट हवा में फट गया और 17 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वीनस की जमीन पर आ गिरा। अच्छी खबर यह थी कि विनेरा 7 बच गया और बुरी खबर यह थी कि यह उल्टा हो गया और इसका एंटीना नीचे की तरफ था। लेकिन रशियन साइंटिस्ट ने हिम्मत नहीं हारी और एंटीना नीचे होने के बावजूद कमजोर सिग्नल को भी पकड़ लिया। गिरे हुए और टूटे फूटी हालत में ही सही, लेकिन विनेरा 7 ने वीनस के सरफेस में अगले 23 मिनटों तक अर्थ के साथ कॉन्टेक्ट बनाए रखा। इस तरह तारीख का पहला मेन मेड ऑब्जेक्ट बन गया जिसने किसी दूसरे प्लेनेट की जमीन पर उतर कर वहाँ से सिग्नल भेजा था। पर इसने वीनस की जमीन पर जो टेम्परेचर डिटेक्ट किया उसने दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए। वीनस की जमीन पर 465 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो कि एक ओवन के टेम्परेचर से भी 2 गुना ज्यादा है। एक और हैरत अंगेज बात यह हुई कि जब यह वीनस पर नीचे गिर रहा था तो यह लगातार अर्थ को रेडियो सिग्नल भेज रहा था। उस वक्त रशियन साइंटिस्ट ने नोट किया कि नीचे गिरने के साथ साथ ही क्योंकि यहाँ कोई ऐसी चीज थी जो विनेरा को साइड से धक्का दे रही थी, क्योंकि इस मूवमेंट की वजह से रेडियो फ्रीक्वेंसी में हल्की सी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही थी और इस फ्रीक्वेंसी शिफ्ट को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, जिसको कैलकुलेट करके उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि वीनस के एटमॉस्फेयर में 360 किलोमीटर पर आवर की तूफानी हवाएं मौजूद है जो प्रोब को एक तरफ धक्का दे रही थी। यह स्पीड हमारे अर्थ के बड़े से बड़े तूफान से भी कहीं ज्यादा है। विनेरा 8 का मिशन पिछले तमाम मिशन से ज्यादा एडवांस था, क्योंकि अब रशियंस को यह पता चल चुका था कि उनका मुकाबला किस तरह के खौफनाक दुश्मन से है। 90 गुना ज्यादा प्रेशर, 360 किलोमीटर पर आवर के तूफान और तंदूर से भी ज्यादा गर्मी। विनेरा 8 में एक गेमा स्पेक्ट्रोमीटर लगाया गया जो वहाँ की मिट्टी को टेस्ट करेगा और एक लाइट सेंसर भी। और इस बार इसको विनेरा 7 की तरह रात के वक्त नहीं बल्कि जानबूझकर दिन के वक्त लैंड करवाया गया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वीनस पर दिन के वक्त कितनी रोशनी होती है। लाइट सेंसर से कंफर्म हुआ कि घने बादलों के बावजूद वीनस के सरफेस पर इतनी रोशनी होती है कि चीजें नजर आ सकती है। लाइट सेंसर की मदद से मालूम पड़ा कि वहाँ सूरज की रोशनी हर तरफ फैल जाती है, जैसे हमारे अर्थ में घने बादलों के वक्त होता है। विनेरा 8 वीनस की जमीन पर 60 मिनटों के लिए सांस लेता रहा। उस दौर में 465 डिग्री की गर्मी और इतने प्रेशर में किसी भी मशीन का 1 घंटा निकाल लेना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। विनेरा 9 से 12 तक का दौर रशिया की सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी बदकिस्मती का दौर था। इन चारों प्रोब्स का डिजाइन काफी मिसलेनियस रखा गया। 5 टन से ज्यादा भारी और अजीबोगरीब यूएफओ जैसा लैंडर, यह बीच के एक गोल डब्बे में जिसमें सारी नाजुक इलेक्ट्रॉनिक चीजें रखी गई थी ताकि गर्मी और प्रेशर उन्हें फौरन तबाह न कर सके। सबसे नीचे एक क्रॉस रिंग थी जो लैंडिंग के वक्त खुद पिचक जाएगी और एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगी। और ऊपर छतरी की तरह दिखने वाला यह है एरो ब्रेक जो लैंडिंग से पहले इसकी स्पीड कम करेगा। इन प्रोब्स में एक ऐसी भी चीज लगी थी जिसका सबको इंतजार था, जी हाँ, कैमरा।
हर प्रोब में 2 कैमरा लगाया गया ताकि वीनस का 360 व्यू मिल सके, लेकिन लास्ट मोमेंट पर एक गड़बड़ हो गई। लैंडिंग के बाद लेंस के ढक्कन ही नहीं खुले। विनेरा 9 और 10 में सिर्फ एक कैमरा का ढक्कन खुला। विनेरा 11 और 12 110 मिनट तक जिंदा रहे, लेकिन बदकिस्मती देखिए, दोनों प्रोब्स के दोनों लेंस कैप्स ही नहीं खुल पाए। इन्होंने बहुत सारा डाटा भेजा, लेकिन तस्वीर एक भी नहीं। 2 अक्टूबर 1975 को विनेरा 9 ने एक लेंस के सहारे ही सही, लेकिन वीनस की पहली तस्वीर भेजी। यह एक तारीखी लम्बा था कि इंसान की बनाई हुई मशीन ने किसी और प्लेनेट से तस्वीर भेजी हो। दुनिया ने देखा कि वीनस कोई रेतीला शहर नहीं, बल्कि पथरीला और खौफनाक जमीन है जहां नुकीले पत्थर बिखरे हुए हैं। अब बारी आई विनेरा 13 और 14 की। यह सोवियत यूनियन यानी रशियन के गोल्डन एरा की एक शानदार एंडिंग थी। इन मशीन ने दुनिया को वह दिखाया जो इंसान ने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन इसमें एक ऐसी अजीबोगरीब गलती हुई जो स्पेस की तारीख में आज भी एक मिसाल है। इन प्रोब्स में सिर्फ कैमरा ही नहीं था, बल्कि एक माइक्रोफोन भी था। लैंडिंग के बाद वीनस की जमीन पर जब विनेरा 13 का माइक्रोफोन खोला गया, कुछ ऐसी आवाज सुनाई दी। विनेरा 13 ने तारीख में पहली बार किसी दूसरे प्लेनेट की हवाएं और बिजली गरजने की आवाज को रिकॉर्ड किया। इसमें एक ड्रिल और साइजोमीटर लगाया गया था। वहां की मिट्टी के सैंपल यह पता लगाने के लिए काफी थे कि वीनस पर भी अर्थ क्यों आते हैं। विनेरा 13 ने पहली बार वीनस की कलर तस्वीर भी भेजी। इन तस्वीरों से आज हमें ये पता चल सकता है कि वीनस का आसमान ऑरेंज है और जमीन ब्राउनिश है। लेकिन विनेरा 14 के साथ जो हुआ वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इसमें एक स्प्रिंग लोडेड आर्म लगाई गई जो लैंडिंग के वक्त जमीन पर जोर से टकराएगा और यह पता लगाएगा कि वीनस की मिट्टी कितनी सख्त है। लेकिन जैसे ही कैमरा का लैंडिंग स्पेस नीचे गिरा, वो बदकिस्मती से ठीक उसी जगह गिरा जहां उस टेस्टर आर्मर को गिरना था। इसका नतीजा यह निकला कि वो इंस्ट्रूमेंट जमीन की शक्ति चेक करने की बजाय अपने ही कैमरा के ढक्कन की शक्ति नाप बैठा। मिलियंस ऑफ डॉलर की मेहनत एक छोटे से ढक्कन की वजह से जाया हो गई। आगे चलते हैं। विनेरा 15 और 16 में रशिया ने प्रोब्स की स्ट्रेटेजी ही बदल दी। जहां पहले प्रोब्स का टारगेट वहां की जमीन पर लैंड करना था, विनेरा 15 और 16 वीनस को 8 महीने तक ऑर्बिट करते रहे। इसमें सर यानी सिंथेटिक अपर्चर रेडार लगाया था, क्योंकि वीनस के बादल इतने घने हैं कि कोई भी कैमरा इस प्लेनेट की फोटो नहीं खींच सकता। सर की मदद से पूरे 8 महीने तक वीनस की जमीन का नक्शा बनाया गया। इन आखिरी मिशन ने वीनस के घने बादलों का पर्दाफाश किया और हमें बताया कि इन जानूनुमा प्लेनेट पर 8 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ और हजारों किलोमीटर लंबे क्रैक्स मौजूद हैं। इन सोवियत मिशन की वजह से ही आज हमें वीनस का कंप्लीट मैप देख सकते हैं। बेशक अमेरिका ने रशिया के विनेरा मिशन को एक नाकाम एक्सपेरिमेंट करार दिया, लेकिन इन्हीं की वजह से हमें ये पता चल सका कि वीनस कितना गर्म है। वह अर्थ से 90 गुना ज्यादा प्रेशर है। वहाँ के आसमान में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे तेजाब के बादल हैं। वहाँ हर वक्त तूफानी नर्क जैसी गर्म हवाएं चलती हैं और वहाँ की जमीन पथरीली और तेज तर्रार पत्थरों से भरी हुई है।